उस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ था। जाहिर है कि उसको जो है जिनकी भी तईद हासिल की, लेकिन उसामा बिन लादेन ने पैसे भी दिए। और उसमें उस वक्त ये माशाल्लाह जो IPI थी वो कहती थी कि ये औरत वो हो नहीं सकती है, ये खिलाफत की पता नहीं काम देख रहे थे कि क्या कर रहे थे। तो इन्होंने उसामा बिन लादेन की भी जो है पैसे पैसे आए इससे। तो फिर जाहिर है कि हमने भी कोई हाथ पाँव बांध के तो नहीं बैठना था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिक मीम्बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। जैसे कि आपने इस वीलॉग का आगाज़ मैंने जो है लतीफ़ खोजा साहब के एक शॉर्ट से किया, जिन्होंने हिस्ट्री खुद बयान की। ये तारीख का हिस्सा है जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये किसी सीनियर सियासी रहनुमा के मुंह से खुद सुन लें, क्योंकि जब मुल्क के अंदर तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, तो आज से पहले जो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की गई या लाई गई, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 89 के अंदर ही कोशिश की गई थी। और ये ऑन दी रिकॉर्ड गुफ्तगू है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। उसका जो मेजर इन्वेस्टर थे जिन्होंने सरमायाकारी की थी, वो थे उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और बिन लादेन कंपनी, उनकी अरबों खरबों की जो है जायदादें थी। उनका क्या अगराज़ व मकासद थे, लेकिन इस सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ यही सरमायाकारी की गई थी। अब तारीख अपने आप को दोहरा रही है और सूरत हाल कुछ ऐसे है कि कल तक नवाज शरीफ साहब किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बैरूनी सरमायाकारी लेकर कोशिशें करते रहे, बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी उसी मुस्लिम लीग के नून के साथ, जिसके साथ अब एन लग गया है, मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला रही है किसके खिलाफ, और जिसके लिए उन्होंने जो है पेपर भी सबमिट करा दिए हैं। अब 14 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म साहब रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो लोग इस चीज़ के बारे में, एक मेरे सीनियर साफ़ी हैं, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोगों की इस प्रोसेस के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों छोड़िए, सहाफ़ियों की इस प्रोसेस के अंदर कोई दिलचस्पी इतनी ख़ास नहीं है कि तहरीक आदम एतमाद लाई कैसे जाती है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिनको जर्नलिज्म में, अगर लाहौर में अगर मैं 2-4 नाम लूँ तो वो टॉप पे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बाबर डॉगर बोल न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। तो खैर, वो एक मयारी जर्नलिज्म ना सिर्फ करते रहे हैं बल्कि कर रहे हैं। तो वो एक तादाद दे रहे थे 163, और 2 MNAs, एक फौत हो गए, एक जेल में है, 161 नून लीग के पास हैं, मौजूद हैं। वो थोड़ा प्रोसीजर बता रहे थे। ये प्रोसीजर एंड पे लतीफ़ खोजा साहब से मैंने जो तफसीलन गुफ्तगू की, ये एंड पे मैं आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें नहीं जाना चाहते। तो बात ये है कि वो कहते हैं कि 161 उनके पास मौजूद हैं और 172 उनको चाहिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू जलसे में की। उन्होंने कहा कि मेरे एक MNA को जो ऑफ़र हुई, वो कितने की हुई? 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई कि सिर्फ ये आप अपना जो है ना पार्टी इस टाइम बदल लीजिए। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ आप मत ये देखिए कि ये 11, 12, 13 की बात है। ये जो 161 अफराद भी मौजूद हैं, इनको अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रखने के लिए भी सरमाया दरकार है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी बड़ी मूवमेंट, इतना बड़ा कदम, और वो भी ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है कि हुकूमत ख़त्म होने में सिर्फ कितना अरसा बाकी है? 1.5 साल का अरसा बाकी है। ये इतनी बड़ी सरमायाकारी किसकी जानिब से की जा रही है? अब ये जिम्मेदारी भी हमारे वज़ीर आज़म साहब के कंधों के ऊपर आ चुकी है, जब उन्होंने कहा है कि मेरे MNA को 20 करोड़ की ऑफ़र की गई है। तो ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और कौम के सामने रखें कि आया कि इस मूवमेंट के पीछे
किस का सरमाया लगा है। तो बात यह है कि ये एक गोरख धंधा ही है और इसके अब लेकिन इससे पर्दा उठने का वक्त आ गया है कि वो चेहरे बेनकाब होंगे जो कि कल तक क्या है किसी पर्दे के पीछे और कहीं छुप के बैठे हुए थे, लेकिन अब ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तो हमारे वो एक दोस्त है, सहाफ़ी है सीनियर, उनसे मैं आज बड़ी लंबी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला। अगर खुदा ना खास्ता या कोई सूरत हाल ऐसी बन गई कि इमरान खान साहब को जाना पड़ा तो वो ये ज़रूर बता देंगे कि मुझे क्यों निकाला नहीं, किसने निकाला। और ये एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिसका रिज़ल्ट जो है वो नहायत खौफनाक होगा। और खौफनाक इस सूरत में होगा कि पहले तो ये चीज़ सामने आएगी कि भाई ये इतनी बड़ी गेम के पीछे है कौन। ये दोनों सूरतों में सामने आनी है। क्यों? पहली बात तो ये है कि ओपन वोटिंग होगी। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तो इसके बारे में तो देखें, हम नजूमी नहीं है, सहाफ़ी को नजूमी नहीं होना चाहिए। कल इतनी बड़े चैनल पर एक रिपोर्ट चली और जो सहाफ़ी वो रिपोर्ट दे रहे थे, मैं नहीं कहना चाहता इस वक्त कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसके बाद फौरी तौर पर वजीर सीएम हाउस से उसकी तरदीद आ गई। तो भाई फिर कहाँ की सहाफ़त रह गई, कहाँ का आपका ज़राए रह गया। लेकिन क्या है कि फौरी तौर पर तरदीद आ गई, तरदीद यहाँ पर आ गई और उसके बाद आपकी सहाफ़त कहाँ रह जाती है कि जब किसी चीज़ की तरदीद आ जाए। मैंने आपसे पहले कहा कि इमरान खान साहब जाएंगे ना ही बुज़दार। तो बुज़दार साहब के बारे में जो गुफ्तगू मैं कर रहा था वो जहांगीर तरीन के बहुत करीबी लोग जो कि डिसीजन मेकर हैं उनसे गुफ्तगू करने के बाद एक स्टोरी मैं दे रहा था कि नहीं, अभी उनको ख़तरा नहीं है। हमारे उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी सिर्फ बुज़दार साहब के बारे में हो रही थी, इमरान खान साहब के बारे में हमारा टॉपिक ही नहीं था कि आया कि उनका क्या मामला होगा। तो आपने ये देखा कि जब अब एक मूवमेंट पेश ही इमरान खान साहब के बारे में कर दी गई है तो फिर क्या है कि बुज़दार साहब तो सेफ साइड पे चले गए। पहले इसका फैसला होगा तो फिर पंजाब की बात आएगी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जिसने सरमायाकारी की है वो तो बेनकाब होगा और ये करना पड़ेगा। ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और ये शिफ्ट जब आया है ये काबिल कबूल ही नहीं था उन ताकतों को कि जिनका नाम लेने से भी ये अफराद कतराते थे। और इस सारी गेम का जो मास्टरमाइंड है इमरान खान साहब के मुताबिक वो एक तो आसिफ अली जरदारी जो मेन किरदार इसके अंदर अदा कर रहे हैं और दूसरा कौन है, मौलाना फजलुर रहमान। शहबाज शरीफ साहब तो है ही हैं लेकिन उनका अब जो फोकस है वो जरदारी साहब और मौलाना की तरफ है। अब ये फ़ायदा कैसे होगा ये बात आपको मैं बात करके फिर थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे कि भाई ये सिलसिला होगा कैसे, जो गुफ्तगू की है ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। तो उसको जो है क्या कहते हैं कि फ़ायदा इस तरह सेंस में है कि देखिए अगर ये मूवमेंट नाकाम हो गई तो 2028 तक इसके बाद अपोजिशन के पास कोई कार्ड नहीं है। अगला इलेक्शन भी पीटीआई इस पोजीशन में है और एतमाद में है कि वो जीत जाएंगे। अगर मूवमेंट नाकाम हो गई तो इमरान खान साहब को खुल के मौका मिल जाएगा कि ब्लैकमेलिंग का कोई भी आंसर जो है बाकी नहीं रहेगा। वो खुल के अपनी रिमेनिंग इनिंग खेल सकेंगे और नेक्स्ट जो है ये टेस्ट मैच है, मैंने कहा था टेस्ट मैच की तरह ही चलेगा। नेक्स्ट इनिंग के अंदर वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस आपके सामने पेश कर सकेंगे, ये होगा। लेकिन अगर 172 अरकान अपोजिशन की जानिब से पूरे कर लिए जाते हैं और इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होकर एक आम एमएनए की तरह घर जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अपोजिशन बेंचों में बैठ जाएंगे, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे या फिर वो उनकी जानिब से इस्तीफे दे दिए जाएंगे? और अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर
इस्तीफे आ गए तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या ये मिड टर्म इलेक्शन कराया जाएगा या नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे? दोनों सूरतों के अंदर सूरत हाल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल पीटीआई की फेवर में इसलिए जा रही है कि इसके बाद अगर किसी तरीके से इमरान खान साहब को हटाया जा सकता था तो वो तरीकाकार ये था कि उनकी परफॉर्मेंस पे गुफ्तगू करके नेक्स्ट इलेक्शन आप जीत जाते हैं। लेकिन अब जो तर्ज अमल अपनाया गया है, इसके बाद इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा ताकत के साथ सामने आएंगे और जो मजलूमियत का एक कार्ड है, एक अंसर है, हमने खुद इस मुल्क में देखा है कि ये सिंपैथी का वोट जो है वो जाता ही जाता है। क्यों? यही वोट था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिसने आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनवा दिया, तो क्या सारा वोट किसके खाते में चला गया था? पीपल्स पार्टी के खाते में चला गया था। तो लिहाजा अगर इस अंदाज में हटाया गया तो इमरान खान साहब जिस फॉर्म में आएंगे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फॉर्म होगी और ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये 1.5 साल रहने के बावजूद ये इनको पता है कि इस हुकूमत को अगर ये हटा भी देंगे तो इस 1.5 साल के अंदर फिर एक मसला इनका ये खड़ा हो जाएगा, ये पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, क्या ये PMLN का वज़ीर आज़म होगा या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद भी इसके कैंडिडेट हैं। यानी क्या है, एक कुर्सी है और उसके ऊपर बैठने के लिए सवार कितने हैं? 3 सवार हैं। अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं क्या कि हम नहीं, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका वज़ीर आज़म हम लेकर आएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार की जंग होती है तो बात सूरत हाल तब्दील हो जाती है। और अगर ये सब कुछ हो गया और ये मोशन जो है आ गई, इसका थोड़ा सा तरीक़ाकार आप सुन लीजिए कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। सिंपल है, ये स्पीकर में 14 दिनों के अंदर जो है 14 दिनों के अंदर इसने हाउस कॉल करना है और हाउस जो है कॉल करना लाजिम है इसका। और उसके जब हाउस कॉल हो जाता है विदिन 3 days to 7 days, मिनिमम 3 days और मैक्सिमम 7 days में इसको डिसाइड करना है। तो उसको इमरान खान को ये नोटिस जाएगा कि तुमने जो भी अपना जवाब देना है, फिर असेंबली में प्रोसीडिंग होंगी, फिर प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इस पर तकारीर करेंगे जो भी मूवर्स हैं या नहीं करेंगे जो भी है, और उसके बाद इमरान खान को मौका होगा कि वो अपनी सफाई में जो भी हाउस को कन्विंस करना चाहता है वो कन्विंस करे और फिर जो है 7वें दिन, मैक्सिमम 7वें दिन जो है इस पर वोटिंग होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि क्या इसका प्रोसीजर होगा और दोनों सूरतों के अंदर इस वक्त जो मुल्क को, कौम को डैमेज देना था वो दिया जा चुका है। और जब तक ये पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा इसका नुकसान आपकी तिजारत को, आपकी आवाम को, और पहले ही दुनिया के अंदर एक यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उसके साथ साथ अगर अपने मुल्क के अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट और ये गैर यकीनी सूरत हाल, ये हमारे मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह होगी। और इसके बाद कोई वजह नहीं रह जाती कि इमरान खान साहब जो फास्ट बॉलिंग करने के लिए मशहूर रहे हैं, इसके बाद उन्हें फास्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी, ये विकेटें उन्हें उड़ानी पड़ेगी। और अब सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये तमाम सूरत हाल अगर एक आम बंदा समझ रहा है कि ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है, इसके अंदर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व है, तो क्या जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब को नहीं मालूम कि जिनके ऊपर तो वैसे ही तलवारें, एक नहीं कई तलवारें लटक रही हैं, उनको नहीं मालूम कि वो किसका साथ देने जा रहे हैं और इनका साथ देने के बाद क्या वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। बहरहाल जो हुआ बेहतर हुआ। और अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ये स्टेप उठाएं, तो हम भी इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट ही कर लेते हैं। चलें, ये दंगल लगेगा
14 दिन की बात है। देखते हैं कि ये तहरीक आदम एतमाद अगर बाकायदा तौर पर मंजूर हो गई तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और अनोखा वाक़या होगा, क्योंकि जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मियां नसाब जो है करारदाद लाने की तैयारियों में थे, उसके ऊपर ना वोटिंग हुई थी ना कुछ हुआ था, असम्बलियाँ ही तोड़ दी गई थी। 58-2 भी उस वक्त मौजूद था, लेकिन अब तो 58-2 भी नहीं है। अब तो जो मैच जिसका टॉस हो चुका है वो मैच होगा, और यही हम अभी तक इसको देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी प्रेडिक्शन करना दुरुस्त नहीं है, और अगर कोई बात हम करते हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी कीजिए, और इंशाल्लाह जैसे जैसे जो है हक़ाइक़ हमारे सामने आते रहेंगे, और जहांगीर तरीन ग्रुप क्या करने जा रहा है इसके बारे में बहुत हमारी कोशिश है